क्या वाकई में इसको हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ। इन 3 कानूनों को जो खत्म हुए हैं, मैं पिछले 20 सालों से उनको जलाया करता था। हर साल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे 8 अगस्त को, और आपको याद होगा जंतर मंतर पे 8 अगस्त को हम गए थे और हमने 3 कानून जलाए थे। तो हमें इस बात की खुशी है कि जिसके लिए हम पिछले 20 वर्षों से लड़ रहे थे, वो कानून गया और उसकी जगह नया कानून आ गया। इंडियन पिनल कोड, जिसमें इंडिया शब्द था, 1860 में बना था, मैकाले ने बनाया था, वो इंडियन पिनल कोड गया। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, 3 के तीनों शब्द हमारे भारतीय, भारतीय न्याय संहिता। इंडिया गया, भारत आ गया। घोटालेबाज लोग हैं कि जहां पैसे का भी एविडेंस नहीं, पैसे नहीं, वो तो 170 फोन ही उन्होंने तोड़ दिया। मेरा ये मानना है ये कानून इफेक्टिव तब होगा जब पहला मैंने कहा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाएगा, और तीसरा 1861 का पुलिस एक्ट बदल जाएगा और एक नई भारतीय पुलिस संहिता बनेगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में 3 नए कानून लागू हो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी छटपटा रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लगाया गया है। डीएमके वाले कह रहे हैं कि इसका नाम हिंदी में क्यों है। कई सारे लोग जो इंडी गठबंधन के हैं उनको मिर्ची लगी हुई है। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम भी आकर के वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पता नहीं क्या क्या दलीलें दी जा रही है। लेकिन इस 3 नए कानून से क्या क्या बदलाव हुए, इसको जानना और समझना जरूरी है। और इसलिए आज हम फिर से एक बार बात करेंगे देश के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 3 नए कानून जो लाए गए हैं, क्या वाकई में इसको हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं ये 3 नए कानून बनाने के लिए सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से उनको धन्यवाद देता हूँ। इन 3 कानूनों को जो खत्म हुए हैं, मैं पिछले 20 सालों से उनको जलाया करता था। हर साल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे 8 अगस्त को, और आपको याद होगा जंतर मंतर पे 8 अगस्त को हम गए थे और हमने 3 कानून जलाए थे। उसके बाद कोई और आके एक नया कोई वीडियो बना गया, उसके चक्कर में एक दिन में तिहाड़ जेल भी गया था। तो हमें इस बात की खुशी है कि जिसके लिए हम पिछले 20 वर्षों से लड़ रहे थे, वो कानून गया और उसकी जगह नया कानून आ गया। इंडियन पिनल कोड, जिसमें इंडिया शब्द था, 1860 में बना था, मैकाले ने बनाया था, वो इंडियन पिनल कोड गया। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता, 3 के तीनों शब्द हमारे भारतीय, भारतीय न्याय संहिता। इंडिया गया, भारत आ गया। दूसरा, इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो या तो उन्होंने पढ़ा नहीं इस कानून को, और या तो केवल और केवल चूंकि मोदी का विरोध करना है, भाजपा का विरोध करना है, सरकार का विरोध करना है, और अपना हम विरोध में है। और हम आप ये समझिए कि जो डीएमके ने जो वहाँ हाईकोर्ट में चल रहा है कि नाम से प्रॉब्लम है, हिंदी नाम है इसलिए। अरे भैया, भारत है, भारत भी, उस संस्कृत में भी नाम भारत है, तेलुगु में भी है, तमिल में भी है। भारत तो भारत ही है, भारत है। न्याय तो हर जगह न्याय ही है, और संगीता तो ये तो संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है। अब उनको कोड पसंद था, इंडियन पिनल कोड, मतलब विदेशी भाषा में गुलामों के द्वारा बनाया गया कानून, और गुलामी का नाम पसंद था। ये सब खानदानी लोग हैं ना, इनको दंड पसंद था, न्याय पसंद नहीं है। इनको दंड पसंद था, न्याय नहीं पसंद था, और गुलामी की भाषा, विदेशी भाषा उनको पसंद है। इसमें एक इनका विरोध करने का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि इसमें अब थोड़ा मुकदमों में जल्दी होगी। क्या हुआ है कि पहली बात तो आप कहीं से बैठे बैठे FIR करा सकते हैं। अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। मान लो आप बंगाल गए और बंगाल में आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप वहाँ पे FIR नहीं करा पा रहे हैं, डर के मारे, भय के मारे, तो आप उत्तर प्रदेश में अपने घर आ गए, या बिहार में आ गए, हरियाणा में आ गए, वहाँ जाके भी आप FIR करा सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये हुआ, ये FIR लॉन्च करने की टाइमलाइन फिक्स हो गई है। FIR लॉन्च करने के बाद जांच होती है, उस जांच की भी एक टाइमलाइन फिक्स हो गई है। जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल होती है, उसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो गई। चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्ज फ्रेम होता है। जज साहब जो है दोनों पक्षों को सुनते हैं, फिर चार्ज फ्रेम करते हैं कि जो FIR में कहा गया है, जो चार्जशीट में है, क्या वो सारा अपराध बनता है कि नहीं बनता। तो एक प्राइमा फेसाई एक बहस होती है। तो जज साहब के लिए भी टाइमलाइन फिक्स हो गई कि आपको चार्ज इतने दिन में फ्रेम कर देना। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जब सुनवाई पूरी हो गई तो 45 दिन के अंदर फैसला भी कर देना है। ये भी जज साहब के लिए कंपलसरी हो गया कि आपने अगर आज सुनवाई कंप्लीट हो गई तो ये नहीं कि आप 6 महीने बाद फैसला दे रहे हैं और 5 महीने बाद नहीं, आपको 1.5 महीने के अंदर 45 दिन के अंदर फैसला लिखना है और लिख के आपको डिलीवर कर देना है।
हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट पे लागू नहीं होता, लेकिन कानून बन गया तो मैं आशा करता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी मानेंगे, इसको मानेंगे और वो भी 45 दिन के अंदर फैसला देना शुरू कर देंगे। एक और जो बड़ी अच्छी बात हुई है, जो 1872 वाले एविडेंस एक्ट में नहीं था, क्योंकि 1872 में एविडेंस एक्ट बना था, उस समय आपका व्हाट्सअप था नहीं, मोबाइल फ़ोन था नहीं, आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ था ही नहीं, चैटिंग का कोई और तरीका नहीं था। तो उस समय केवल और केवल जो सबूत होते थे वो कागजी सबूत होते थे, कागज वाले होते थे, डॉक्यूमेंटल एविडेंस होते थे। आज की डेट में जितने प्लान्ड क्राइम हैं, जितने मनी क्राइम है, मैं मनी क्राइम इसलिए कह रहा हूँ, जो अपराध पैसे के लिए किया जाता है बड़ा सोच समझ के किया जाता है, उसमें कोई कागज का इस्तेमाल ही नहीं है, उसमें कागज कोई इस्तेमाल नहीं है। वो केवल और केवल फ़ोन पे बात कर लिया, व्हाट्सअप कॉल कर लिया, इंस्टाग्राम पे कॉल कर लिया, ईमेल कर लिया, कुछ इस तरीके। तो उसमें कोई कागज़ का कोई एविडेंस ही नहीं होता है। और ये जो एविडेंस होते थे, ये आपको कोर्ट इसको मानती नहीं थी। आजकल तो ऐसे भी घोटालेबाज लोग हैं कि जहां पैसे का भी एविडेंस नहीं मिलता। पैसे नहीं, वो तो 170 फोन ही उन्होंने तोड़ दिया। तो फोन तोड़ दिया और पैसा कहां से कहां विदेश चला गया। हाँ। आजकल क्रिप्टो भी आ गया, पता नहीं बहुत सारी चीजें हो गई है। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि जो कन्विक्शन रेट था, सजा होने की दर थी, बहुत कम थी। और कुछ राज्यों में तो 10% थी सजा होने की दर। मतलब अगर 100 FIR हो रहा था तो 90 लोग सबूत के अभाव में बरी हो जा रहे थे, केवल 10% लोगों को ही सजा हो पाती। मुझे लगता है कि अब चूंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस माना जाएगा, चाहे ईमेल हो, चाहे व्हाट्सएप चैटिंग हो, चाहे टेलीग्राम चैटिंग हो, जितने फ़ोन कॉल हैं या जितने भी हैं, उस सबको एविडेंस माना जाएगा, तो एक तो आपको कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। एक और बड़ा फायदा होगा इसका दूसरा, कि अगर कोई किसी के ऊपर गलत आरोप लगाएगा, मान लो पुलिस ने झूठा मुकदमा कर दिया, अब झूठा मुकदमा कह दिया और कह रहे हैं नहीं जी इन्होंने ये किया, तो जज साहब बोलेंगे काम करो, और कुछ नहीं दिखा पा रहे तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिक चैटिंग दिखा दो, व्हाट्सएप चैटिंग कुछ तो दिखाओ। अगर कुछ नहीं है तो फिर, लेकिन इसमें कुछ सुधार की भी जरूरत है। सुधार की ये जरूरत है, अभी भी इस भारतीय न्याय संहिता में झूठी शिकायत करना अपराध नहीं है, जिससे कि भारत में लाखों लोग परेशान हैं। झूठा FIR करना अपराध नहीं है, जिससे लाखों लोग परेशान हैं। झूठी जांच रिपोर्ट बनाना, झूठी चार्जशीट तैयार करना गंभीर अपराध नहीं है, जिससे लाखों लोग परेशान हैं। झूठी गवाही के कारण तारीख पे तारीख चलती रहती है, मुकदमा लंबा चलता है, झूठी गवाही भी गंभीर अपराध नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि झूठ के खिलाफ एक कानून बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि छेड़छाड़ की दुनिया भर की झूठी शिकायतें हो रही हैं, दहेज की झूठी शिकायतें हो रही हैं, SC/ST एक्ट में झूठी शिकायत हो रही हैं। तो लोग एक दूसरे से बदला लेने के लिए जो झूठी शिकायत करते हैं, उसको गंभीर अपराध नहीं बनाया गया है। कई सारे ऐसे देख चुके हैं हम, कई सारे पत्रकारों के ऊपर ऐसे झूठे केस हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। चलो ठीक है, उन्होंने अपना, उनके पास थोड़ी शक्ति थी, उन्होंने वकील कर लिया, हाई कोर्ट में जाके जमानत करा लिया, बेल करा लिया, लेकिन वो आम आदमी कहाँ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। वो विष्णु तिवारी बेचारा इलाहाबाद ललितपुर वाला 20 साल तक जेल में पड़ा रहा, माँ बाप खत्म हो गए, उसका शादी विवाह भी नहीं हुआ, सब परिवार बर्बाद हो गया, 20 साल के बाद कोर्ट करी नहीं तो निर्दोष है। तो मैं ये मानता हूं, झूठ बोलना, झूठी शिकायत करना, झूठी गवाही देना, झूठा हलफनामा देना, झूठा एफिडेविट करना, झूठी विरासत बनवाना, झूठी वसीयत बनवाना, झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना, इसको गंभीर अपराध बिल्कुल करना चाहिए। और झूठ पकड़ने के लिए अगर जरूरत पड़े तो कम से कम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में भी कराने की भी छूट मिलनी चाहिए। कम से कम आदमी अपनी सिद्ध तो कर सके, नहीं तो पुलिस ने जबरदस्ती उसको डाल दिया। NSA भाई, एक आध दो बार में क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, NSA लगा दिया, जेल के अंदर डाल दिया बदला लेने के लिए, तो वो नहीं हुआ। दूसरा, हमने 1860 का इंडियन पिनल कोड बदल दिया, 1872 का एविडेंस एक्ट बदल दिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना दिया, लेकिन इस कानून को इंप्लीमेंट कौन करेगा? पुलिस। और पुलिस कौन से कानून से चल रही है? 1861 वाले पुलिस एक्ट से, जो अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया, वो तो बदल गया, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई, लेकिन 1861 में उन्होंने पुलिस एक्ट बनाया था, और वो पुलिस एक्ट अभी नहीं बदला हुआ है। तो पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है, पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है, इसलिए बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, पंजाब की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से करती है, केरल की पुलिस अलग तरीके से करती है। पुलिस को फ्रीडम मिलना चाहिए, पुलिस स्वतंत्र होनी चाहिए और प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रोफेशनल स्वतंत्र, और उसमें भी इतना कोडिफिकेशन होना चाहिए कि वहां ये नहीं कि एसएचओ के मन में आया कि किसी को भी घुसा लिया, किसी को भी बंद कर दिया, ये ताकत भी नहीं होनी चाहिए। पुलिस चार्टर होना चाहिए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और पुलिस रिफॉर्म जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो प्रकाश सिंह केस का है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। मेरा ये मानना है ये कानून इफेक्टिव तब होगा जब, पहला मैंने कहा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाएगा, और तीसरा 1861 का पुलिस एक्ट बदल जाएगा और एक नई भारतीय पुलिस संहिता बनेगी।
एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बहुत जरूरी है और जो सब राज्यों पे लागू हो, जो सब पे, मैं वन नेशन वन पुलिस कोड, और उसके साथ साथ वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, क्योंकि पुलिस और प्रशासन यही दो आगे बढ़ाते हैं ना केस को। भाई जब आपका मान लो केस चलता है तो कई बार तो आपका सीधे क्रिमिनल केस हुआ, अदरवाइज क्या होता है आपका वसीयत का केस है, विरासत का केस है, ऐसे केस भी चलते रहते हैं, वो आपके लंबे लंबे चलते रहते हैं। तो एक भारतीय पुलिस संहिता, एक भारतीय प्रशासनिक संहिता और भारतीय न्याय संहिता तो आ गई है। वो जब दोनों आ जाएंगे तब जाकर के एक नया जुडिशियल सिस्टम जो है देश में बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से समझाया कि किस तरीके से कि ये जो 3 नए कानून आए हैं क्यों ये ज़रूरी थे और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।